नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात बीमार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिए गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सुझावों की। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपे एक लेख के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में इस बात का पूरा खतरा है कि भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में गरीबी की वापसी हो जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत सैन्य मोर्चे, स्वास्थ्य मोर्चे और इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर बेहद गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और सिर्फ इवेंट या हेडलाइन मैनेजमेंट से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक रिवाइवल बेहद ज़रूरी है और ज़रूरी है कि लोगों के पास कैश सीधे उनकी जेब में पहुंचे। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पूरे इकोसिस्टम में भरोसे को वापस लाना होगा। लोग अपने जीवन और आजीविका के बारे में आश्वस्त महसूस करें, ये बहुत ज़रूरी है। व्यापारी जगत और बैंकिंग सेक्टर को पूंजी प्रदान करने के लिए भरोसा दिलाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सॉवरेन रेटिंग एजेंसीज को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और आर्थिक विकास को बहाल करने की भारत की क्षमता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। इन्हीं सब सुझावों पर और क्या सरकार इन पर अमल करेगी, इस पर हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी उपाध्याय, प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल, बीजेपी नेता वैभव अग्रवाल और कांग्रेस के नेता अनुज आत्रेय। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यामिनी अग्रवाल जी से। प्रोफेसर यामिनी, आप बताएं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुझाव दिए हैं अर्थव्यवस्था को इस पूरे संकट से निकालने के लिए, एक अर्थशास्त्री बतौर वो आपको कितने उचित लगते हैं? जी, काफी हद तक सही है। कहते हैं कि इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। जो व्यापार जगत है, जो बैंक्स हैं, जो इकोनॉमी के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको जो है एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए इकोनॉमी में कि ये वापस रिकूप करेगी और ये वापस अपनी दिशा निर्देश पे पहुंचेगी और ग्रोथ करेगी। वो बहुत जरूरी है, जिसके लिए मेरे हिसाब से सरकार ने काफी हद तक कदम उठाए हैं, चाहे वो एक रिलीफ पैकेज के द्वारा हो, चाहे वो आरबीआई द्वारा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए हो, एनएचबी को, नाबार्ड को, सिडबी को या एमएसएमई को लोन प्रदान करने की बात हो। इन सभी सुझावों से सरकार ने कोशिश की है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर आप देखिए स्टॉक मार्केट्स में जहां पे भी अर्निंग्स की बात हो रही है, वहां पे भी एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। उन्होंने ये भी सही कहा कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, जिसके बारे में कोई अभी कुछ नहीं कह सकता और कोविड-19 की वजह से इकोनॉमीज में काफी ज्यादा मुश्किलें होंगी। जहां तक उन्होंने कहा कि कैश प्रदान करने की बात है, वो अगर आप देखें तो वल्नरेबल ग्रुप्स को कैश प्रोवाइड किया गया। मनरेगा के अंदर जितने भी जो एलोकेशंस की गई वो एक्स्ट्रा की गई, क्योंकि लोग बढ़ गए हैं जो मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, उनके लिए भी एलोकेशंस ज्यादा की गई। पर ये भी मानना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा लोन नहीं ले सकती सरकार और बहुत ज्यादा फिस्कल मोनेटाइजेशन भी नहीं कर सकती। बहरहाल ठीक है, आपकी बात आ गई। और वैसे तो डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, कि हमें अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे लोन लेने में कोताही नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पैसा लोगों के पास पहुंचाना चाहिए और भारत की जो कर्ज अदायगी की जो हिस्ट्री है वो बड़ी शानदार है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोफेसर वी उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि जो आर्थिक संकट है और जिस कदर उसमें मेस अभी हमें नजर आ रहा है, वो शायद इसलिए भी है जिसका उसका जो नतीजा निकल रहा है, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं कि इवेंट मैनेजमेंट या हेडलाइन मैनेजमेंट से आप तमाम इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते हैं। क्या सचमुच जो हमारी मौजूदा सरकार है, आपको लगता है कि आर्थिक मोर्चे पर, हालांकि और भी बहुत से मोर्चे हैं, उन्होंने इस पर वैसी सजगता नहीं दिखाई जैसे कि दिखानी चाहिए थी? और अभी क्या समस्या आपको नजर आती? मैं थोड़ा ढंग से सुन नहीं पाया हूं, लेकिन आप रिपीट करोगे थोड़ा? जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि इवेंट मैनेजमेंट और जो हेडलाइन मैनेजमेंट है उससे चुनौतियों से आप पार नहीं पा सकते। आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, भरोसा वापस लाना पड़ेगा, लोगों को कैश उपलब्ध कराना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से
लोन लेने में भी कदम उठाए वो नहीं सरकार होना ने। चाहिए, सख्चाना नहीं चाहिए। हमारी कर्ज अदायगी की जो हिस्ट्री है वो बड़ी अच्छी है और लोगों को हम पर भरोसा है। अभी तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं उनसे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी वो उस तरह से नहीं हुई है। एक्चुअली इस पेपर में ये भी रेफरेंस दिया गया है कि बाकी सारी कंट्रीज में, जैसे अगर हम बात करें मान लो अमेरिका की, यूरोप की, तो वहां पर सीधे लोगों तक पैसा पहुंचाने वाली बात हुई है। और उससे ये देखने को मिलता है कि जो गिरावट वहां पर आई है वो उतनी तेज नहीं है, तो उसमें सुधार की गुंजाइश भी थोड़ी रहती है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पर डिमांड बढ़ाने की कोई खास कोशिश नहीं की गई है, हमारे यहाँ जो किया गया है वो यह है कि लोगों तक थोड़ा सा खाने पीने का सामान पहुंचा दिया जाए या मनरेगा से जॉब दे दिया जाए, तो उससे थोड़ी जो एकदम जो परेशानी वाली बात है इन दी सेंस की जो सर्वाइवल की बात है, तो वो तो थोड़ी ठीक होती है। लेकिन लोगों के पास पैसा उतना नहीं है कि मार्केट जाएं, चीजें खरीदें। और एक और बात है जो यहाँ पर समझनी चाहिए कि जिन लोगों के पास में क्षमता भी है, पैसे भी हैं, वो भी थोड़ा डरे हुए हैं। इस बात का रेफरेंस भी पेपर में है कि वो आज की तारीख में बड़े आइटम्स पे खर्च नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि फ्यूचर पता नहीं कैसा है, रिवाइवल कैसा है। तो इस तरह की ये समस्याएं तो पेपर में बहुत अच्छी तरह से बताई हैं। लेकिन सुझाव का जहां तक सवाल है तो उसमें कुछ खास नहीं पता चलता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जाके आप वर्ल्ड बैंक से लोन लो, ये लो। लेकिन आज की तारीख में अगर हम विदेशों से लोन लेते हैं तो डॉलर में लोन लेना पड़ेगा, डॉलर में चुकाना पड़ेगा, तो वो कहां तक उपयुक्त है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि वो ये कह रहे हैं कि हमें जो प्रिंटिंग ऑफ मनी है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में टैक्स भी नहीं है, बोरो भी नहीं कर सकते, तो फिर और क्या तरीका बचता है जिससे कि लोगों तक पैसा पहुंचाए। सरकार के पास पैसा नहीं है, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, जीएसटी का कंपनसेशन देने को पैसा नहीं है, तो क्या उपाय किया जाए। जी, उन्होंने कहा है कि जो पूरा खास तौर पर जो हम इसको अगर कहें कि प्रिंटिंग की जहां तक बात है, उन्होंने कहा ये एक बहुत ही अंतिम उपाय होता है, इसको अपनाना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल वैभव अग्रवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वैभव जी, पूर्व प्रधानमंत्री एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और आंकड़े ये बताते हैं कि उनके दौर में हमारी अर्थव्यवस्था ने एक उछाल पाई थी। आज उनके जो सुझाव हैं उसको आपकी सरकार को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? और कैश ट्रांसफर की बात लगातार की जा रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है। पूरी दुनिया में कैश ट्रांसफर, लोगों के जेब में पैसा डाला गया है, लेकिन यहां उस तरह से नहीं हुआ कि डिमांड बन सके। क्या कहेंगे आप? श्रीवास्तव साहब नमस्कार, जय श्री राम। जय। देखिए, जहां तक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का सवाल है और उन्होंने अपनी बात रखी है, उनकी बात का मैं स्वागत करता हूं और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मोदी सरकार में, एक ऐसी सरकार में जिस सरकार की हमेशा सारा मीडिया और सब बुराई करता रहता है कि वहां पे कुछ बोला नहीं जा सकता है, सरकार आवाज दबाती है, वहां पे देखिए उन्होंने अपने सुझाव रखे हैं। वो देखता है, वो दर्शाता है कि उनको अभिव्यक्ति की आजादी है। धन्यवाद। एक पूर्व प्रधानमंत्री को अभिव्यक्ति की आजादी है, ये वाकई आपको लगता है कि इस पर हमें खुश होना चाहिए? तो निसंदेह हम भी आपको धन्यवाद देते हैं कि पूर्व पीएम बोल पा रहे हैं। जी बोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका धन्यवाद हमने स्वीकारा। अब आप देखें कि जहां तक सरकार में अर्थव्यवस्था के उछाल की बात है, तो केवल और केवल मनमोहन सिंह जी के समय, और सबको पता है कि सरकार वो तो चला नहीं रहे थे। 10 जनपद में इटालियन लेडी जो सोनिया गांधी है वो चला रही थी, सोनिया माइनो। वैभव जी, लगता है आप विषय पर बात नहीं करना चाहते। माफ करिएगा, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, ये कोई तरीका नहीं है। सुझावों पर बात हो रही है, आप सोनिया माइनो और क्या क्या कर रहे हैं, ये कोई तरीका है बात करने का? आप इसका मतलब विषय पर आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज
हम यहाँ एक सीरियस बात करने बैठे, आप राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। हम किसी को ये कोई तरीका नहीं है साहब। आपसे बात हो रही है सुझावों पर, आप बताइए। आप उसमें नहीं, बोलने की बात नहीं है। आप यहाँ पर अपना पॉलिटिकल स्कोर प्लीज, यहाँ एक इकोनॉमिक मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। वैभव जी प्लीज, आप बहुत काबिल आदमी हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि विषय पर बात करें। अगर आप राजनीति पे बात करेंगे तो अभी जब कांग्रेस के प्रवक्ता आएंगे तो वो भी यही सब करना शुरू कर देंगे। क्या फायदा होगा? हम किसी गंभीर मुद्दे पर कभी बात कर पाएंगे? आप इस बात को सोच के बोलिए। हमें कोई आपत्ति नहीं, फिर वो वही हो जाएगा जैसे हर जगह होता है। बोलिए, आप बोलिए, ठीक है, आपको जो बोलना बोलिए। आपको लगता है कि ये तरीका है अगर बात करने का आर्थिक विषयों पर, तो बोलिए। बोलिए प्लीज बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, आप बोलिए, चलिए बोलिए। मैं केवल वही चीजें बोल रहा हूं जो एक पब्लिक डोमेन में है, दूसरा लीगली वेरीफाई करी जा सकती है। तो मैंने इसमें कोई झूठ नहीं बोला और मैंने इसमें कोई नहीं बोला। अगर किसी को भी इसमें दर्द होता है तो मैं लाइव टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूं, मेरे को लीगल नोटिस भेजा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां तक मनमोहन जी के टाइम अर्थव्यवस्था में उछाल की बात थी, उस समय ना तो कोविड था, ना उस समय जो इंटरनेशनल बाजार था उसकी वो हालत थी, ना उस समय सोना 60,000 रुपए के रेट पे था। तो अगर आज की अर्थव्यवस्था और उनके समय की अर्थव्यवस्था की कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल से उससे निश्चंस अभिव्यक्ति की निश्चंस हत्या करना उसके बराबर रहेगा। अब अगर हम प्रैक्टिकली उसको इकोनॉमिक तौर पे देखें तो जहां तक सरकार की बात है, सरकार आज के कोविड के टाइम में जो मुश्किलें सामने आ रही हैं, जिस तरह डॉलर का, रुपए का और इंटरनेशनल मार्केट का एक रुझाव है, उस हिसाब से सरकार उनके सुझावों को अपने सिरे से, आंखों से लगाकर अपने पॉलिसी में उतारने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन यह कहना गलत रहेगा कि यदि मनमोहन सिंह जी ने कुछ बोला है तो उसको हम पूर्णतः रूप से इम्प्लाई कर दें। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें जाके कुएं में कूद जाना चाहिए, हमें कैश ट्रांसफर कर देना चाहिए लोगों को, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम कुएं में नहीं कूदेंगे, कैश ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए अगर आपके आंकड़े आप देखें तो करीब 70,000। चलिए, आपने ये कहा समय की कमी है, थोड़ा समय की कमी है, माफ करिएगा, फिर आएंगे आपके पास। ऐसा आपने कहा कि उनके सुझावों को हम रखेंगे, कुएं में नहीं कूदेंगे, बहुत अच्छी बात है। किसी के भी पीछे चलते हुए कुएं में कूदना किसी भी देश के लिए बहुत ही घातक होता है, नेता कोई भी हो, नाम कोई भी हो। बहरहाल हम बात करेंगे अब कांग्रेस के प्रवक्ता से। अनुजा अत्रे जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तुलना नहीं कर सकते। हालांकि शायद कोविड के पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत संकट पे घिर चुकी थी, बहरहाल, लेकिन उनकी इस बात में दम है कि इस समय खास तौर पर जो स्थितियां हैं वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने सुझाव कुछ महत्वपूर्ण दिए हैं जिसमें हमने उम्मीद की थी कि वो बोलेंगे। बहरहाल आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, निश्चित तौर पे इन लोगों की हैसियत नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे एक विश्व जो है विख्यात अर्थशास्त्री के साथ किसी भी और नेता से अपनी तुलना करें। लेकिन हाँ, इनकी ये जरूर अभी शैली जो इन्होंने दिखाई थी अपनी ये विषय पर, क्योंकि जवाब नहीं दे सकते और इनकी ये 2014 से देश देख रहा है कि इनसे बात करेंगे आम की तो ये जवाब देंगे इमली की। सरकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधा सीधा उसको राष्ट्रद्रोह का उसके ऊपर तमगा लगा दिया जाएगा या ना जाने क्या क्या चीजों में लगा दिया जाएगा। वही आज इन्होंने बताया। बात आपने इनसे अर्थव्यवस्था इतने गंभीर मुद्दे पे आज आपने बात का एक सब लोगों को बताया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सरकार को एक सुझाव दिया है, लेकिन ये ना जाने क्या बोल रहे हैं कि चलिए आज जो बोलने की आजादी है, शुक्र है कि मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं, उनको देखिए देश में आजादी है। आप लोग क्या बोलने की आजादी छीनना चाहते हैं क्या? ये कौन सा नया एजेंडा आपका? हिडन एजेंडा है क्या आपका? क्या इस देश में बोलने की आजादी पर भी रोक लगा देंगे आप संविधान बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो आज आप आजादी पर भी आपको हैरानी हो रही है कि लोग बोल रहे हैं और ना जाने क्या क्या बात की जाती है। हम तो, हमारी आदत नहीं है कि किसी के ऊपर हम जो है पर्सनल कमेंट करें, हम इनकी तरह हल्की बात ही करते हैं। मैं विषय पर आता हूं जो आपने बात की है। देखिए, कोविड-19 का जो ये पैंडेमिक चल रहा है, विश्व स्तरीय पे चल रहा है और हमारा देश सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुका है उससे। उस दौरान जो अर्थव्यवस्था का जो एक चौपट हुई है, हम उस पर नहीं जाते, मैं उससे पहले चले जाता, क्योंकि अभी तो कहा जाएगा कि कोविड में लॉकडाउन चल रहा था, पूरे देश में सब काम सब पड़ रहा, लेकिन ये 6 महीने पहले से ही जो है लगातार देश में आर्थिक मंदी का दौर आ चुका था। पंकज जी, हर सेक्टर में 30 से 40% की जो है गिरावट आ चुकी है। ये देश जानता है, शायद वैभव अग्रवाल जी भी कुछ ना कुछ इस विषय में जरूर जानकारी रखते होंगे, बोलना नहीं चाहेंगे, एक अलग बात है। इस चीज को ये भी महसूस कर सकते हैं। कौन सा सेक्टर ऐसा नहीं था जिसमें आर्थिक
जो है मंदी नहीं आई थी? क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने नहीं देखा था कि किस प्रकार से लगातार ऑटोमोबाइल सेक्टर में तमाम कंपनियों ने अपनी जो है प्रोडक्शन घटा दी थी, क्योंकि देश में डिमांड नहीं, चाहे ट्रैक्टर से लेकर के, कारों से लेकर के, मोटरसाइकिल तक लेकर के डिमांड नहीं। आप रियल एस्टेट सेक्टर में देख करके चले जाइए क्या हाल हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर में। लोगों के पास पैसा नहीं है फ्लैट खरीदने का, रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल धरातल पर आया। और आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, कोई बिजनेस चौपट हुआ पड़ा है। जीडीपी लगातार गिरावट पर थी। जो जीडीपी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इनको विकासशील जीडीपी 2014 में कांग्रेस की सरकार ने दी थी, उसको ये संभाल जी बात कर रहे थे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। जी हालात ये कर दिए कि जो जी अनुज जी, समय की कमी है और मेरा ख्याल है कि आपने अपनी बात कह दी, आपको भी पूरा मौका मिला कि आप अपनी बात कहें। और असली बात यह है कि आखिर मनमोहन सिंह जो कह रहे हैं उसमें एक बड़ी चिंता यह है कि इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट से चुनौतियों को पार नहीं पाया जा सकता। हमें उसको स्वीकार करना होगा जो समस्याएं हैं और उसके अनुरूप कदम उठाने होंगे। क्या क्या कदम हो सकते हैं उसमें उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे इसी कोण पर। बने रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के उन सुझावों पर जो उन्होंने एक लेख के माध्यम से द हिंदू नाम के अखबार में छपा है। ये लेख जिसमें उन्होंने बताया है कि देश में जो पूरी आर्थिक बदहाली इस समय है उससे निकलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जिसमें कैश ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा है। अन्यथा उनके हिसाब से बहुत सारे जनता का एक बड़ा हिस्सा जो बड़ी मुश्किलों से गरीबी से बाहर आया था वो फिर से गरीबी के दुष्चक्र में फंस सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, एक उन्होंने जो अपनी चिंता जाहिर की है कि लोगों का कहना है कि हमें नोट छापने चाहिए, जिसकी अभी चर्चा प्रोफेसर उपाध्याय ने भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि फिलहाल नोट छापना उपाय नहीं है, हमें और जो भी तरीके हैं उससे हमें कैश फ्लो बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोगों के अंदर खरीदने की क्रय शक्ति बढ़े, डिमांड बढ़ेगी, तभी शायद हमारी जो एक लगभग ठप हो चुकी जो आर्थिक गतिविधि है उसमें फिर से गतिशीलता आएगी। क्या कहेंगी आप? जी देखिए, डिमांड बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, पर आपको मानना होगा कि कोविड के चलते समय आपके जो सप्लाई चेन है उसमें डिस्ट्रप्शंस हैं, तो आपकी सप्लाई उतनी नहीं है जितनी पहले थी। अगर आप फिजिकल मोनेटाइजेशन करते हैं या प्रिंट करते हैं मनी और या कैश ट्रांसफर करते हैं, तो जो आपकी बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे खाना है या बाकी की बेसिक एमिनिटीज हैं उसके दाम जो है वो बढ़ते जाएंगे। अगर आप इन्फ्लेशन को देखें वो 6% से 7% पे पहुंचने वाला है और उसको देखना फिर और भी मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि पैसा पहुंचाया जाए और मुहैया कराया जाए बैंकों के द्वारा, लोन्स के द्वारा, ताकि लोग फिर से कारीगर होकर के कार्य करें और सप्लाई चेन में बाध्य होकर के सप्लाईज को भी प्रोवाइड करें, डिमांड को क्रिएट करते हुए। अगर आप सिर्फ डिमांड को क्रिएट कर देंगे जो अभी है, पर लोगों ने थोड़ी अपनी जो खर्च करने की सीमाएं हैं उन्हें कम कर रखा है क्योंकि अनिश्चितता है। एक अनिश्चितता है, बिल्कुल आपने सही कहा, एक अनिश्चितता है। वैभव जी, बड़ी अनिश्चितता है और ये शायद जो अनिश्चितता है ये कारोबारियों के लिए भी बहुत चिंता की बात है, आम आदमी के लिए भी बहुत चिंता की बात है। और ऐसे में वो कैसे बाजार में डिमांड पैदा होगी? और एक बात जो उसमें कही उस लेख में उन्होंने कि पूरी दुनिया में ये हुआ है कि लोगों को सीधे पैसा दिया गया है, वो घर बैठे हैं तो भी पैसा दिया गया है, और ये सिर्फ बहुत गरीबों को नहीं बल्कि ठीक ठाक लोगों को भी पैसा दिया गया है ताकि बाजार वो जाएं, वो खरीदें और खरीदने से वो डिमांड सप्लाई का पूरा मसला फिर से खड़ा हो। बार बार कहने के बावजूद कैश ट्रांसफर को उस तरह से हमारे यहाँ तरजीह नहीं दी जा रही है, और इस पर भी अगर हो सके जवाब दीजिए कि आप दरअसल हेडलाइन मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट के जरिए जो मूल सवाल हैं देश के, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उससे दरअसल मुंह चुराते हैं। देखिए पंकज जी, मुझे बड़ा
होता है कि जब हम भारत की तुलना दुनिया से करते हैं केवल और केवल अर्थव्यवस्था के चलते। देखिए, दुनिया में जहां जहां पैसे दिए, चलो देशों के नाम ले लेते हैं। इटली में पैसा दिया? नहीं। फ्रांस में पैसा दिया? नहीं। कनाडा में पैसा दिया? हाँ। यूएसए में पैसा दिया? हाँ। और कौन कौन से देश है? यूएई में पैसा दिया? नहीं। 9 लाख भारतीय थे वहां पे, 70 लाख में से वो हिंदुस्तान आ रहे वापस। पाकिस्तान में पैसा दिया? नहीं। चाइना में पैसा दिया? नहीं। चाइना में 10 लाख लोगों से ज्यादा उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये आंकड़ा आपके पास कहां से आ गया? 10 लाख लोगों को मौत? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, ये कहीं आंकड़ा होगा ना सर? की बात कर रहा हूं, ये मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कोविड से निपटने का ये तरीका तो हमने दुनिया में नहीं देखा कहीं। करोड़ वासी हैं जिन देशों में पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया है, उन देशों में केवल और केवल दिल्ली जितनी पॉपुलेशन है पूरे देश के अंदर, भारत में 32 देश समा सकते हैं दुनिया के। तो मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को थोड़ा दिमाग से काम करना चाहिए, थोड़ा आप जैसे या कांग्रेस के बाकी राहुल गांधी के जैसे भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए, देश चलाने पे फोकस करना चाहिए। देश तो साहब आप चला रहे हैं 6 साल से, उसका नतीजा हमने कोविड के पहले देखा। खैर कोई बात नहीं, आपकी बात आ गई। मनमोहन सिंह को दिमाग से काम करना चाहिए, आपकी सलाह बहुत उत्तम है और ये सलाह मनमोहन सिंह मेरा ख्याल है उस पर बहुत ध्यान देंगे। बहुत अच्छी बात आपने की। प्रोफेसर वी उपाध्याय, जिस तरीके से कह रहे हैं हमारे वैभव जी की दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इस सरकार ने दिमाग का इस्तेमाल किया है 6 साल में? जिस तरह से सरकार ने अर्थव्यवस्था को हैंडल किया है? नहीं, ये जो अभी उदाहरण दे रहे थे बाकी कंट्रीज का, तो ये सीधे सीधे साफ पता चल रहा है कि जिस कंट्री में भी लॉकडाउन बहुत ज्यादा सीवियर हुआ है तो वहां की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा गिरेगी। तो जैसे अभी आंकड़े आने लगे हैं इस तिमाही के, अप्रैल मई और जून वाली तिमाही के, तो जैसे अमेरिका है, यूरोप में है, तो लॉकडाउन ज्यादा हुआ है तो ज्यादा इकोनॉमी गिरी है, तो जहां पर लॉकडाउन कम हुआ है वहां कम गिरी है। एक्चुअली चाइना ही एक ऐसा बड़ा देश है जहां लॉकडाउन उतना सीवियर नहीं था, इस कारण उनकी इकोनॉमी इस क्वार्टर में भी पॉजिटिव ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। और जो 2020 की बात आ रही है तो वहां पर भी चाइनीज इकोनॉमी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएगी। उसका सीधा साधा कारण यह है कि लॉकडाउन उतना सीवियर नहीं था। तो हमारे यहाँ पर भी लॉकडाउन बहुत सीवियर रहा है, हालांकि वो गलत टाइम पर रहा, जब बीमारी नहीं थी तब ज्यादा लॉकडाउन हुआ, अब जब बीमारी बढ़ रही है तो लॉकडाउन नहीं है। लेकिन जो लॉकडाउन था वो सीवियर था, उसका असर तो हो ही गया है। हम आंकड़े थोड़े दिनों बाद देंगे, पता नहीं कितने सही गलत देंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी इकोनॉमी की स्थिति काफी खराब होने वाली है। अब वो सरकारी आंकड़ा इसको बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन लोग की आमदनी, लोगों का जॉब, सब तरह से किस तरह से जो हमारी आर्थिक अवस्था है आम आदमी की, तो वो तो साफ दिख रही है। तो इस कारण से ये जो बात कही जा रही है, मैं एक्चुअली कोरोना के पहले क्या स्थिति थी उस पर भी ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक अलग स्थिति थी। वहां पर ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो गई थी, एक क्वार्टर में वो 4% के आसपास आ गई थी, पर चलो वो एक अलग एक सिचुएशन थी। लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद अब जो स्थिति आने वाले है वहां तो 10-15% माइनस जीडीपी जाएगी, तो एक टोटली डिफरेंट एक सिचुएशन है। लेकिन इससे उभरेंगे कैसे, इससे उभरने का क्या रास्ता है, तो वो कहीं से भी नहीं सूझ रहा है। सरकार के पास में कोई तरीका नहीं है। सरकार तो फिर अब अलग अलग तरह की बातें करने लग जाती है, कभी चीन से लड़ाई करते हैं, कभी राम मंदिर बनाते हैं, लोगों का ध्यान पूरी तरह से किसी दूसरी चीजों पे ले जाते हैं। इकोनॉमी की उतनी बात नहीं होती, लेकिन सीरियसनेस सरकार नहीं दिखा रही है। लेकिन जो स्थिति है वो तो गायब नहीं हो जाएगी, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसका कौन सा तरीका है, वो कहां सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, एक गंभीर मसला है, उससे शायद आप पीठ उसकी ओर कर लेंगे तो नहीं होगा। लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, जेब में पैसा नहीं है, ये एक सच्चाई है और लोगों को लॉकडाउन की जो कीमत है वो अदा करनी पड़ रही। बहरहाल अनुज आत्रे जी, एक नया आज वैभव जी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री को अक्ल से काम लेना चाहिए, थोड़ा दिमाग चलाना चाहिए। इस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है, अक्ल कहाँ है? देखिए, बहुत ही ये मैं कहूँगा निंदनीय शब्द है। इन लोगों को मालूम नहीं है किस लोगों के लिए क्या बोलना है, किस व्यक्तित्व के लिए किस प्रकार से बोलना नहीं बोलना, तो मैं इनके शब्दों पर नहीं जा सकता। ये लोग अपनी मानसिकता का परिचय खुद देते हैं, अपनी घिरी हुई बात की बात करते हैं।
मैं आपसे विषय पर बात करूंगा, मैं इनकी किसी उस चीज का जवाब नहीं दूंगा कि आज अर्थव्यवस्था के लिए ये सरकार 2014 से बिल्कुल गुमरी है। लगातार जो है सरकार अपना काम ना करके जो पार्टी केवल और केवल चुनावी मोड में लगे और राजनीतिक मोड में लगे रहे, वो देश का क्या हाल है। ये कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते थे तो इनको शायद मालूम नहीं होगा कि कांग्रेस की सरकारों ने बीते 70 वर्षों में आरबीआई ने रिजर्व फंड 9,70,000 करोड़ रुपए का बना के दिया था, जिसको लेने का इस सरकार ने काम कर दिया है। आपको उसमें जोड़ने के बजाय 2 लाख करोड़ रुपए उसमें से आप ले चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ गया था। उर्जित पटेल जी जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, जो मोदी जी के गृह राज्य से आते हैं, गुजरात से आते हैं, उन्होंने ही अभी पीछे बोला था कि लगातार उस पर दबाव डाला गया कि जो ये लोन अपने चहेते उद्योगपतियों को लोन दिया हुआ है, उनसे लोन की वसूली ना की जाए। और सरकार का देखिए, सरकार अपने काम पे क्या कर रही है। जो देश बेचने नहीं दूंगा की बात करते थे, आज देश बेचने में, मैं देश बिकने नहीं दूंगा। आप बताएं कि इन 6 सालों में एक नया उपकरण इस सरकार ने नहीं लगाया, लेकिन जो नवरत्न कंपनी इन 70 सालों में हमारी सरकारों ने लगाई थी, उनको लगातार बेचने का काम किया। 33 कंपनियां बेचने के लिए इन्होंने लगा दी हैं और केंद्र के मंत्री हमारे पार्लियामेंट में बोलते हैं चाहे वो कंपनी फायदे में है या घाटे में है, हम बेच के रहेंगे उसको। तो जिस सरकार का एटीट्यूड ये हो कि उसको अपना किसी भी प्रकार का अपना मुनाफा देश की जनता के लिए नहीं सोचना कि देश की जनता किस प्रकार से काम करेगी, देश की जनता का रोजगार बढ़े, देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने की बात करी थी पैंडेमिक के समय में भी, तो जनता खुश हुई थी, लेकिन उसके बदले में भी क्या दिया, आप कर्जदार बना दिए। ठीक है, इस माहौल में आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश को कुछ डायरेक्ट पैसा जो आज फिर दोबारा मनमोहन सिंह जी ने दोहराया है, ठीक है, अगर वो आपकी पैसा बात आ गई। भेजा बिल्कुल, जाता- बहुत महत्वपूर्ण बात खासतौर पर मनमोहन सिंह जी की है, जो कुछ ऐसे सुझाव दे रहे हैं जिससे किसी भी देश को फिलहाल इन चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। पर सवाल यह है कि उन सुझावों पर अमल कितना होता है, ये भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन आज की स्थिति तो है कि स्थिति भयावह है और उसको निकालने का कोई जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए वो फिलहाल नजर नहीं आता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।